हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 3 अप्रैल और है संडे। आज की तारीख से हम पूरे वीक के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। लेकिन गाइस इस बार क्या हुआ है, मैं कुछ ही दिन वीडियो बना पाया था, यानी कि फ्राइडे और सैटरडे में सिर्फ वीडियो आई थी। तो कुछ ही आर्टिकल है क्या है जो इम्पोर्टेंट है उसको पूरे को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है अभी, ये UNFP इसको रिलीज़ करता है। इसका जो टाइटल है द केस फॉर एन एक्शन इन द नेग्लेक्टिंग क्राइसिस ऑफ एन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। इसको हम आगे समझेंगे कि क्या होती है। एनालिसिस क्या है, UNFP इसको रिलीज़ करता है। इसको स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2022 को इसने रिलीज़ करा है। इसकी थीम क्या है, द केस फॉर एन एक्शन इन द निगलेक्टिंग क्राइसिस ऑफ द अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी क्या होती हैं, जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती हैं, वही क्या बोलते हैं उन्हें, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी उनको बोलते हैं। ये UNPF देख सकते हैं आप, ये फॉर्मली एक यूनाइटेड नेशन फंड है पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए। ये इसको UN एजेंसी क्या करती है, इसको कंट्रोल करती है किस चीज़ पर, मैटरनल हेल्थ और वर्ल्ड वाइड पर। इसका हेड आपको नेथुलिया कैनम देखने को मिलेंगे। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क US में देखने को मिलेगा। ये फाउंड हुआ था 1969 में। इसका एब्रीविएशन है UNFPA। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन आपको देखने को मिलेगा। ये स्टेब्लिश हुई थी, एक ट्रस्ट फंड है जो 1967 में स्टेब्लिश हुई थी और फिर फोर्स में आई थी 1969 में। 1987 में इसको रीनेम किया गया था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। इसका ओरिजिनल एब्रीविएशन क्या है, UNFPA, जिसको बाद में यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ कर दिया गया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरीके से अपने जो हमने 17 गोल्स को रख रखा है उनको कैसे अचीव कर सकें, उनको कैसे टैकल कर सकें। ये हेल्थ के गोल को देखता है सबसे पहले, SDG 3 को, और एजुकेशन को, और जेंडर इक्वालिटी को। फंडिंग कौन करता है इसके, UNFPA एक नॉट सपोर्टेड मेंबर है UN बजट के द्वारा। इसको फंडिंग और बहुत सारी बॉडीज़ करती हैं, जैसे डोनर गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, फाउंडेशन एंड इंडिविजुअल। ये रिपोर्ट कौन सी प्रोड्यूस करता है, यानी कि कौन सी रिलीज़ करता है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसके 5 की फैक्टर्स हैं 2022 के, देख लेते हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो राइजिंग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, यानी कि अनइंटेंडिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अनइंटेंडेड का मतलब जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है उन्हें अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी बोलते हैं। बिटवीन 2015 से 2019 तक ये 1 to 1 मिलियन अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी ग्लोबली ईच ईयर बढ़ने को देखने को मिली है। दूसरा क्या है, लेक ऑफ सेफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कॉन्ट्रासेप्शन का सही से लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से 257 मिलियन वुमेन्स इसमें प्रेगनेंसी में उनको अवॉइड नहीं कर पाई हैं। नॉट यूजिंग सेफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्टिव। तीसरा क्या है, राइजिंग रेप रिलेटेड प्रेगनेंसी, यानी कि रेप से रिलेटेड प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिली है। क्वार्टर में बात करें तो वुमेन एबल हैं, वो मना कर सकती हैं सेक्स के लिए, लेकिन उनके साथ जब भी सेक्स किया जा रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ 53% लोअर देखने को मिला है वुमेन्स के बीच में। जबकि उनके साथ क्या होता है, उनके जब पार्टनर उनके साथ वायलेशन करते हैं। रेप रिलेटेड प्रेगनेंसीज इक्वली आर मोर लाइकली टू ओकर देन प्रेगनेंसीज फ्रॉम इन कंसेंसुअल सेक्स, यानी कि जो कंसेंट के द्वारा सेक्स होता है उससे भी अलग ही देखने को मिलेगी। चौथा क्या है, राइजिंग अबॉर्शन, यानी कि अबॉर्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिला है। 60% ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी इनमें क्या करती हैं, इनमें प्रदान करती हैं कि 60% जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है वो अबॉर्शन की वजह से बढ़ी है। 30% ऑफ प्रेगनेंसी एंड इन अबॉर्शन। 45% ऑफ ऑल अबॉर्शंस परफॉर्म ग्लोबली आर अनसेफ, ये अनसेफ देखने को मिली है। अब इम्पैक्ट क्या हुआ है ह्यूमैनिटेरियन एमरजेंसीज का। गाइस आप सब जानते होंगे रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, तो वहाँ से क्या हो रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं जो वहाँ से माइग्रेट हो रही हैं, उनके साथ भी सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है। कॉन्ट्रासेप्शन उनको यूज़ नहीं दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसीज में इंक्रीज देखने को मिला है। कुछ स्टडीज़ ये बताती हैं 20% ऑफ रिफ्यूजीज और वीमेंस और गर्ल्स फेस कर रही हैं सेक्सुअल वायलेंस। इन द फर्स्ट 12 मंथ्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक में भी बहुत ज़्यादा कंट्रासेप्टिव सप्लाई नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से भी अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी बढ़ने को देखने को मिलेंगे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होंगी, जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हुई है उससे पहले सबसे प्रॉब्लम होगी, सबसे ज़्यादा जो मेजर प्रॉब्लम होगी वो है हेल्थ रिस्क, यानी कि इससे हेल्थ रिस्क देखने को मिलेगा। हेल्थ रिस्क इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, दोनों का, मदर और बेबी का। फिर क्या होगा, फ्यूचर पे इम्पैक्ट पड़ेगा चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन बोर्न एज एन रिजल्ट ऑफ एन अनप्लान्ड प्रेगनेंसी में बी एंड मोर लाइकली टू फेयर फॉर स्कूल में उनके अचीवमेंट्स का, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का, उस पर चिल्ड्रन पर फ़र्क पड़ेगा। तो नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिक्स मीडिया फोरम की अभी बात चली है इसको लेकर, इसको देख लेते हैं। ब्रिक्स में आप जानते होंगे, ब्रिक्स में 5 कंट्री आपको देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगी।
ये देख सकते हैं आप मैप में, आपको साउथ ये अमेरिका में साउथ अफ्रीका, ये ब्राज़ील देखने को मिलेगा। फिर पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा और रशिया आपको देखने को मिलेगा। फिर साउथ में आपको इंडिया देखने को मिलेगा, उसके ऊपर ही आपको चाइना देखने को मिलेगा। ब्रिक्स मीडिया फोरम को एस्टेब्लिश किया था 2015 में मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 5 मीडिया इसमें लगी थी। सबसे पहले इंडिया की है द हिंदू, जी जो है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, द हिंदू इंडिया एनालिसिस। ब्राज़ील का CMA ग्रुप है, रशिया का स्पुतनिक, चाइना का जिनजुआ एंड साउथ अफ्रीका का इंडिपेंडेंट मीडिया है। फोरम्स का एम है किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन बना सकें सब कंट्रीज़ के बीच में, एडवांस इनोवेशन कर सकें, मीडिया डेवलपमेंट कर सकें और गैदर स्ट्रॉन्गली मोमेंटम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकें, मोमेंटम बना सकें। ओरिजिन क्या है इसका, एक्रोनियम इसका क्या है ब्रिक्स का, आप जानते होंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा। ये फॉर्मुलेट हुआ था 2001 में बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओलेन के द्वारा, ऑफ गोल्डमैन थे ये सचिन के। इस रिपोर्ट में बताया किस तरीके से हम इकोनॉमिक्स टाइज, हिस्टोरिकल टाइज बना सकें किसके बीच में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना के बीच में। पहले ब्रिक हुआ करता था, फिर क्या हुआ, फिर इसमें साउथ अफ्रीका को बुलाया गया किसमें, 2010 में कि आप आ जाओ, और फिर इसके बाद ब्रिक्स बन गया। और इसको लेकर क्या है, ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर 2006 में जुड़े थे सबसे, जब इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। फिर 2009 में भी इसकी समिट देखने को मिली थी। साउथ अफ्रीका सब्सिक्वेंटली अटेंड इन द थर्ड ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका ने क्या करा, अटेंड करा है, जो कि सानिया चाइना में हुई थी मार्च 2011 में। इसके की इनिशिएटिव्स क्या है, ये 6th ब्रिक्स समिट है जो फोर्टेजिला में होगी। फोर्टेजिला देख सकते हैं आप, ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। 2014 में जो हुई थी लास्ट इसकी, द लीडर्स साइन द एग्रीमेंट, लीडर्स ने एग्रीमेंट साइन किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में आपको देखने को मिलेगा। इसके इंपॉर्टेंस क्या है आप देख सकते हैं, इसमें बिग 5 नेशन देखने को मिलेंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये सारे क्या हैं, बिग कंट्रीज देखने को मिलेगी। इनकी इंपॉर्टेंस है 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का ये रिप्रेजेंट करते हैं, 30% ऑफ लैंड एरिया का रिप्रेजेंट करते हैं, 24% ऑफ ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ये रिप्रेजेंट करते हैं, 16% इंटरनेशनल ट्रेड को। ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ये ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से नॉर्थ और साउथ को मिलाता है। द ग्रुपिंग हैज़ गॉन थ्रू ए रीजनेबल प्रोडक्टिव जर्नी, इट इज टू एंड सर्व एज एन ब्रिज बिटवीन द ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी ब्रिक्स कंट्री का ये रहता है कि कॉमन सा एक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम मॉनेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम्स और इंटरनेशनल ऑर्डर्स को किस तरीके से मेंटेन कर सकें। ये एंड हुआ था ब्रिक्स कम्युनिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन G20 में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसका देखने को मिलेगा। ये टैकल करता है टेररिज्म को। ब्रिक्स ऑल्सो प्रोवाइड्स एन प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया टू एन गवर्नाइज इज एफर्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है फेनेक फॉक्स, जिसको हम डेजर्ट फॉक्स भी बोलते हैं। करंट इशू क्या है इसको लेकर, डेजर्ट फॉक्स अभी क्या हुई है, स्पॉटेड हुई है किस चीज़ में, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके अंदर मेज स्किन एक डिसीज़ देखने को मिली है। इसको जानेंगे आगे, मेज स्किन डिसीज़ क्या होती है। तो अभी 2019 वर्ल्ड लाइफ सेंसस आया था राजस्थान का, जिसके अंदर 8331 फॉक्सेज यानी कि 8331 फॉक्सेज देखने को मिली है। इनका एनालिसिस देख लेते हैं। इसका कॉमन नाम है वाइट फोटेड फॉक्स, साइंटिफिक नेम है इसका, ये इंपॉर्टेंट है बहुत सारे पेपर्स में, यानी कि UPSC के प्रीलिम्स जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें भी साइंटिफिक नेम आ जाता है। वल्पस पोसिलिया इसका क्या है, साइंटिफिक नेम आपको देखने को मिलेगा। डेजर्ट फॉक्स एक थर्ड सब स्पीसीज़ है रेड फॉक्स की, इंडिया में जो मिलती है। इसकी 2 अदर सब स्पीसीज़ हैं। सबसे पहले रेड फॉक्स, तिब्बतन रेड फॉक्स और कश्मीर रेड फॉक्स। इसकी वाइट टेल टिप आपको देखने को मिलेगी, यानी कि थोड़ी सी झुकी हुई टेल देखने को मिलेगी आपको, और मुँह इसका बाहर जैसे क्रोकोडाइल का होता है ऐसे देखने को मिलेगा। इसका हैबिटेशन क्या है, हैबिटेशन है ये ड्राई प्लेस में रहती है, बहुत ज़्यादा सूखा प्लेस में। वेस्टर्न जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है जैसे कि राजस्थान, और उससे वेस्टर्न पार्ट जो देखने को मिलेगा उससे नीचे गुजरात वगैरह, ये उसमें देखने को मिलती है। डेजर्ट फॉक्स को हम सेमी ड्राइड एरियाज में भी पा सकते हैं और डेंस में भी इसको पा सकते हैं। ये क्या खाती है, इसका छोटे छोटे इसके खाने हैं जैसे बेरियस प्लांट्स टू डेजर्ट्स, रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, स्मॉल बर्ड्स, लीडर्स लाइक स्पिनीटेल्स, लीडर्स, स्पाइडर्स, ये सब क्या करती है, खाती है। थ्रेट क्या है इसको लेकर, यानी कि इसको लेकर नुकसान क्या है कि किस तरीके से इसके साथ ज़्यादती हो रही है। दे आर थ्रेटेंड बाय हैबिटेट लॉस, क्योंकि इनका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस देखने को मिलेगा। इनके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारी भी फैल रही है। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका, IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, यानी कि अभी इसको लेकर ज़्यादा वो नहीं है कि इसकी क्या है, बहुत ज़्यादा आपको प्रजाति भी देखने को मिलेगी। मेज डिसीज़ क्या है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। मेज एक स्टीन डिसीज़ है जो एनिमल में आती है माइट के द्वारा। इन्फेक्शन इस क्या है इसका, करेक्टरिस्टिक्स बाय द इन्फ्लेमेशन, ईचिंग्स हो जाती है, थिकनेस हो जाती है, स्किन एंड हेयर लॉस हो जाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे डॉगी में भी होती है कुछ इस तरीके से, हेयर लॉस हो जाते हैं, पूरा तक का पूरा
क्या हो जाता है, स्किन से हेयर लॉस ही देखने को मिलते हैं। मोस्ट सेवर फॉर्म ऑफ एन मेज इज कोज्ड बाय द वेराइटीज ऑफ माइट के द्वारा ये देखने को मिलती है। सम फॉर्म ऑफ द मेज इज नोन एज इन ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स में देखने को मिलती है, यानी कि डॉग्स वगैरह में देखने को मिलती है। मोस्ट फॉर्म मेज आर एंड ट्रीटेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा ये नुकसान देखने को मिलता है इसका। ये माइट के द्वारा भी हो जाती है, इंसानों में भी कुछ इस तरीके से माइटिक कीड़ा होता है उसके द्वारा भी ये इंसानों में भी देखने को मिलती है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, यानी कि फोर्थ आर्टिकल है, तेजस स्केलिंग प्रोजेक्ट अभी लेकर आए हैं। करंट इशू क्या है, तेजस क्या है, ट्रेनिंग फॉर इन इमीडिएट जॉब्स स्किल, यानी कि किस तरीके से हम जॉब्स को और स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकें, इसको लेकर तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट चलाया गया है। ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हम ट्रेन करेंगे हमारे ओवरसीज़ जो इंडियंस हैं, यानी कि जो बाहर रह रहे हैं इंडियंस, उसको उनको किस तरीके से ट्रेन किया जा सके। इसको लॉन्च किया गया था दुबई एक्सपो 2020 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से हम स्किलिंग कर सकें, सर्टिफिकेशन दे सकें ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट्स ऑफ इंडिया को। ये क्रिएट करेगा पाथवेज टू, जिसके द्वारा हम इंडियन वर्क फोर्स को बाहर की मार्केट में स्किल्स के द्वारा उनको क्या कर सकें, उनके अचीवमेंट्स को उनको बहुत ज़्यादा रोशन दे सकें। रिक्वायरमेंट इन द यूएई, क्रिएटिंग इन 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियंस वर्कशॉप्स इन यूएन ड्यूरिंग द इनिशियल फेज। इससे क्या होंगी, 10,000 स्ट्रॉन्ग इंडियन वर्क फोर्स में यूएई में देखने को मिलेंगे। नीड क्या है इसकी, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो यूथ आर द लार्जेस्ट स्टेक होल्डर, यानी कि बहुत ज़्यादा इंडिया में यूथ आपको देखने को मिलेंगे इन द बोथ नेशन बिल्डिंग इन इमेज, जिससे हमारी इमेज बन सकती है। द फोकस इज स्किलिंग दिस पॉपुलेशन प्रोवाइड द वर्ल्ड विद एन लार्ज स्किल्ड वर्क फोर्स फ्रॉम द इंडिंग टेकिंग द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट में कम देखने को मिलेगा। अभी इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। 2020 में अभी ये हाईएस्ट पहुंच चुका था 7.9% इन दिसंबर 2021 में। किसकी वजह से, बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कोरोना वायरस में लॉकडाउन लग गया था, पैंडेमिक हो गया था, इसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जनवरी 2021 में जो आई थी। इसके अंदर बताया गया था कि जो हमारे स्किल्ड वर्कर हैं, अगर उनको काम पे लगाया गया तो ग्लोबल इकोनॉमी में USD 6.5 ट्रिलियन 2030 तक कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया की इकोनॉमी में वो 570 बिलियन USD डॉलर क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल थ्रू अपस्प्रिंग एज इन could add 2.3 मिलियन जॉब्स बाय 2030, सेकंड ओनली टू US 2.37 मिलियन जॉब्स, यानी कि कुछ ही हम क्या हैं, US से कम है। हमारे पास यूथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अनस्किल्ड लेबर फोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 21.4% लेबर फोर्स हमारे पास देखने को मिलेगी, जिनको भी स्किल्स में बदलने की ज़रूरत है। IMEX 2022 करंट इशू क्या है, मेडन एडिशन हुआ है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का, जो कंडक्ट हुई है गोवा में अरेबियन सी में। ये PIB में भी आया था, PIB में इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पब्लिश किया था। PIB हमारे करंट अफेयर्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स है। ये देख सकते हैं आपकी इसकी लोकेशन इंडिया आपको लेफ्ट में देखने को मिलेगा और राइट में आपको गोवा जूम करके ये देखने को मिलेगा। एनालिसिस क्या है इसकी, आयंस मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 का एम है किस तरीके से हम एक्सरसाइज ये कराते हैं कि एनहेंस कर सकें ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ को, ऑपरेशन अमंग द member navies. The exercise is seen as an significant stepping stone for regional navies to collaborate कर सकें, नेचुरल डिसास्टर्स में स्ट्रेंथन कर सकें किस चीज़ को, रीजनल कोऑपरेशन को। अब इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का एम क्या है कि किस तरीके से हम लिटरोरल स्टेट्स में कोऑपरेशन बढ़ा सकें। अब ये लिटरोरल स्टेट्स कौन से होते हैं, ये आप देख सकते हैं, इंडियन ओशन आपको देखने को मिलेगा। इसके ईस्ट में और वेस्ट में आपको जो कंट्रीज़ हैं ये सब क्या है, लिटरोरल स्टेट्स हैं ऑफ दी IOR, यानी कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम। इससे हम क्या कर सकें, इसको प्रोवाइड करा सकें ओपन एंड इंक्लूसिव फॉरम फॉर डिस्कशन रीजनल रिलीवेंट मैरीटाइम इशूज़। इसमें सारे के सारे क्या होंगे, मैरीटाइम इशूज़ को डिस्कस किया जाएगा। इसकी चेयरमैनशिप आयंस की इंडिया ने हेल्ड किया था इसको 2008 से 10 तक, UAE ने 2010 से 12 तक, साउथ अफ्रीका ने 2012 से 14 तक, ऑस्ट्रेलिया ने 2014 से 16 तक, बांग्लादेश ने 2016 से 18 तक, और ये अब करंट में आपको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 2018 से 21 में देखने को मिलेगी। इसको भी फ्रांस पर इसकी चेयरमैनशिप आई है 29 जून 2021 को, 2 साल के लिए। अब इसके ओनर एनालिसिस क्या है, इसमें आपको 24 नेशंस देखने को मिलेंगे जो परमानेंटली होल्ड करते हैं इस टेरिटरी को, जो कि इंडियन ओशन में आती है। इसमें आपको 8 ऑब्जर्वर नेशन देखने को मिलेंगे। अब इसके कुछ सब ग्रुप्स बना दिए हैं। साउथ एशियन लिटरोल्स, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, सीचेल्स, श्रीलंका
यूके, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी आएगी। वेस्ट एशियन लिटोरल्स में कौन कौन से आएंगे? ईरान, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई। ईस्ट अफ्रीकन लिटोरल्स में कौन से आएंगे? फ्रांस, केन्या, मॉरिशियस, मोजम्बिक, साउथ अफ्रीका एंड तंजानिया। साउथ ईस्ट एशियन एंड ऑस्ट्रेलियन लिटोरल्स में कौन से आएंगे? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और तिमोर लेस्टे। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब इंडियन ओशन में इसको क्यों बनाया, क्यों इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस रीजन में? क्योंकि गाइज आपको इंडियन ओशन में बहुत ज़्यादा यानी कि अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे। इंडियन ओशन में लगभग 16.8% वर्ल्ड के ऑयल रिजर्व्स आपको देखने को मिलेंगे और 27.9% ऑफ नेचुरल गैस के रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। और इसी ओशन से क्या होता है? इंडियन ओशन से बहुत ज़्यादा मैरीटाइम ट्रेड होता है। मेजर सी रूट्स इससे कनेक्ट होते हैं, जैसे मिडल ईस्ट का, अफ्रीका का, ईस्ट एशिया का यूरोप के साथ और अमेरिका का यूरोप के साथ। इससे क्या होता है? ट्रेड इसमें ऐड होता है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी क्या हुई है? बिमस्टेक की 5th समिट हुई है, तो उसको लेकर बात चल रही है। ये ANI में भी आया था। लीडर्स से क्या होता है? हमें पता लग जाता है कि लीडर्स के कुछ ट्वीट आए हैं इससे कि क्या है, हमारा आर्टिकल ऑथेंटिक है। अब ये PIB में भी आया था, जो कि हमारे करंट अफेयर के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है। अब इसको देख लेते हैं, इसके एनालिसिस क्या है। बिमस्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर ए मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जिसके अंदर 7 मेंबर्स हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड 2 साउथ ईस्ट एशिया देखने को मिलेंगे, जिसमें म्यांमार और थाईलैंड भी आता है। दिस सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कम इनटू एंड बीइंग 6 जून को इसको बनाया गया था 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा। ये सारी कंट्रीज अगर मिल जाएं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 21.7% क्या करती हैं? कंट्रीब्यूट करती हैं और GDP का 3.8 USD ट्रिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट करती हैं। बिमस्टेक अमर्ज हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिली है इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसका सेक्रेटरीट आपको ढाका में देखने को मिलेगा। बिमस्टेक चार्टर के द्वारा इसको बनाया गया था। बिमस्टेक चार्टर मेन आउटकम था इस समिट का। अंडर दिस चार्टर मेंबर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि हम एक बार क्या होंगे, 2 सालों में मिलेंगे। इन्होंने ये अपना क्या कर लिया है? एम्बलम और अपना नेशनल फ्लैग यानी कि फ्लैग इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के द्वारा बना लिया गया है। देख सकते हैं आप, इनका फ्लैग बिमस्टेक देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और, इसकी फर्स्ट समिट क्या हुई थी? थाईलैंड में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए फॉर्मली रिसेंट पर्पज एंड प्रिंसिपल दैट इज गोइंग टू एन एडहियर टू इट लाइन विद डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट करने की लाइन में आता है। ऑर्गेनाइजेशन है ऐसी कि मेंबर कंट्रीज़ के बीच में डेवलपमेंट हो, कोऑपरेशन हो। इंडिया में भी इसको क्या मिला है? इंडिया में इसको प्रोवाइड करा है इसने लीडरशिप्स टू दी सिक्योरिटी पिलर के लिए। और सारी कंट्रीज़ को इसने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जैसे बांग्लादेश को ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की दी है, भूटान को इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इंडिया को सिक्योरिटी, म्यांमार को एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, नेपाल को पीपल टू पीपल कंटेक्ट और श्रीलंका को साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए दिया है और थाईलैंड को कनेक्टिविटी के लिए इसने क्या दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। समिट में देखा गया किस तरीके से डिक्लेरेशन हुआ है मास्टर प्लान का, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हम बना सकें किसके अंदर? रीजनल और डोमेस्टिक कनेक्टिविटी के अंदर। अदर एग्रीमेंट कौन कौन से हुए हैं इसके बीच में? मेंबर कंट्रीज ऑल्सो साइन ए ट्रीटी ऑन ए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। इसके अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को भी साइन किया गया है, जिससे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ कोलंबो श्रीलंका में बढ़ा सकें। अब इंडिया ने क्या करा है? इसके लिए कुछ पैसे दिए हैं, USD 1 मिलियन डॉलर इंडिया ने इसमें क्या करा है? बजट के तौर पर इसमें प्रोवाइड कराए हैं। तो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल है, ये थोड़ा सा क्या है, छोटे आर्टिकल होते हैं। 1 अप्रैल को कौन सा इंपॉर्टेंट डे मनाया गया है? तो प्रिवेंशन ऑफ ए ब्लाइंडनेस वीक 2022 1 अप्रैल को मनाया गया है। अब 2 अप्रैल को क्या मनाया गया है? 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज़म डे मनाया गया है, जिसके लेकर हम क्या करते हैं? अवेयरनेस डे है। अवेयरनेस डे किस चीज़ को लेकर है? कि हम रेस कर सकें अवेयरनेस किसके बीच में, एजुकेट कर सकें पीपल्स को ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म का साइन आपको कुछ यही देखने को मिलेगा। ऑटिज़म क्या होता है? एक पीपल के अंदर जब कम्युनिकेशन स्किल्स कमज़ोर हो जाती हैं, आई कॉन्टैक्ट वो उसका सही नहीं रहता, अंडर रिएक्शन में सेंसरी स्टिमुला यानी कि वो ओवर रिएक्शन करने लगता है, डिफ़िकल्टी मेकिंग फ्रेंड यानी कि उसके फ्रेंड जल्दी से नहीं बनते, और वो स्टेरियोटाइप्स यानी कि कुछ रूढ़िवाद उसकी सोच देखने को मिलती है। उसको ही जागरूक करने के लिए हम 2 अप्रैल का डे बनाते हैं। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है सरिस्का टाइगर रिजर्व। अभी सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए इशू क्या है? करंट इशू। तो इसमें क्या हुई है? बहुत भयानक आग देखने को मिली है, जिसके अंदर 10 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट क्या हुआ है? बर्बाद देखने को मिला है, यानी कि जल गया है। ये देख सकते हैं आपकी इसकी लोकेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अभी कुछ दिन पहले रणथंभौर और किल्लिडियो नेशनल पार्क ये क्या हुआ था? न्यूज़ में आया था। अब ये सरिस्का टाइगर रिजर्व न्यूज़ में आया। अब हमसे पेपर में क्या पूछा जाएगा कि कहाँ आग लगी है, कितनी आग लगी है, कौन कौन जला, ये सब नहीं पूछा जाएगा।
हमसे पूछा जाएगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व आपको अरावली हिल्स में देखने को मिलेगा। ये फॉर्म करता है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान का पार्ट। सरिस्का डिक्लेयर्ड हुआ था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1955 में, और इसको डिक्लेयर कर दिया गया था टाइगर रिजर्व 1978 में। फिर बाद में ही किस चीज़ का पार्ट बन गया था, प्रोजेक्ट टाइगर का। रिजर्व हाउस इज रून टेम्पल, इसमें आप बहुत सारे टूटे हुए टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे, फोर्ट्स, पवेलियंस और बहुत सारे पैलेसेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये फेमस किस चीज़ के लिए है, किसमें, क्योंकि आपको इसमें एक फेमस टेम्पल लॉर्ड हनुमान के ऊपर देखने को मिलेगा, जो पंडुपुल रिलेटेड पंदाबाद से क्या है, रिलेटिव है। इसमें आपको बहुत सारे फ्लोरा और फ्योना देखने को मिलेंगे, रॉयल बंगाल टाइगर इसमें देखने को मिलेगा, और लियोपर्ड्स की पॉपुलेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा है, देखने को मिलेगी। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है लीगल एड क्लिनिक अभी बनाया गया है, किसके द्वारा, NCW के द्वारा, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा, जो कि वो कोलैबोरेट करेगी किसके साथ, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ, जो लॉन्च किया है जिसने लीगल एड क्लिनिक। ये एक सिंगल विंडो फैसिलिटी देखने को मिलेगी, जिससे हम क्या कर सकें, वीमेंस की परेशानी को कम कर सकें, उन्हें फ्री लीगल असिस्टेंस दे सकें। NCW ऑल्सो प्लानिंग करती है एक सेटअप सिमिलर लीगल सर्विसेज क्लिनिक इन अदर स्टेट कमीशन फॉर वीमेंस। इसके अंदर क्या होगा, हम किस तरीके से वीमेंस को प्रोवाइड करा सकें, उनकी कंप्लेंट्स जो होती हैं उनमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकें, उन्हें लीगल असिस्टेंस, एडवाइसेज, इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस स्कीम्स ऑफ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, फ्री लीगल एड उन्हें हम क्या कर सकें, दे सकें। अब जिसको इसने बनाया है, यानी कि NCW के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक स्टेटरी बॉडी है जो जनवरी 1992 में बनाई गई थी एक एक्ट के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस एक्ट 1990। इसका मेन मिशन रहता है कि किस तरीके से हम वीमेंस को इक्वलिटी की तरफ ला सकें, उनका पार्टिसिपेशन करा सकें ऑल दी स्पेस में, उनके राइट्स को सिक्योर कर सकें, और उन्हें लेजिस्लेटिव मेजर्स दे सकें, उनकी पॉलिसीज़ को फॉर्मेशन कर सकें। नेशनल कमीशन फॉर वुमेंस के फंक्शन क्या है, ये रिव्यू करता है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड्स वुमेंस के लिए, रिकमेंड करता है रेमिडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स, फैसिलिटीज़ करता है उनकी रिड्रेसल ऑफ एन ग्रीवेंस, एडवाइस करता है गवर्नमेंट को सारे के सारे पॉलिसीज, सारे के सारे मैटर्स जो अफेक्ट करते हैं वुमेन को। तो आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये मैंने कुछ क्वेश्चन लगाए, इनका आंसर क्या दें, कमेंट में दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।